नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। एसडीएम के थप्पड़ जड़ने के आरोप में जेल में बंद नरेश मीणा जेल से रिहा होंगे या नहीं होंगे, रिहा होंगे तो कब होंगे, इस पूरे मामले की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने जो संभागीय आयुक्त से जांच करवाने का निर्णय लिया है, तो क्या संभागीय आयुक्त ने जांच शुरू कर दी है, कितने दिनों में वो रिपोर्ट पेश करेंगे, इसके बारे में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस तरह की चर्चाएं लोगों में हो रही है। तो फिर आखिर नरेश मीणा का क्या होगा? हालांकि ये ज़रूर है कि नरेश मीणा के समर्थन में जिस तेज़ी से जो आंदोलन और जुलूस रैलियाँ प्रदेश भर में निकलने लगी थी, उनमें अब ज़रूर कमी आ गई है। शायद उन्हें पता चल गया है कि जुलूस रैलियों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है और कानूनी इस लड़ाई में जितने तथ्य और सबूत ठीक तरह से मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, उन्हीं के आधार पर उनकी रिहाई हो सकती है। तो शायद ये पब्लिक को समझ में आ गया होगा, जुलूस और रैलियों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बीच जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने चुप्पी तोड़ी है और वह इस पूरे मामले को लेकर अपने, चाहे लक्ष्मण जैसा भाई कह सकते हो, नरेश मीणा को वो मानते हैं या फिर अपना साथी मान सकते हैं, अब थोड़े वो सक्रिय हुए हैं और वो खुद भी एक अच्छे वकील हैं, एलएलबी किए हुए हैं। इन सारे इस तरह के आंदोलनों का आगाज़ वे भी कई बार कर चुके हैं और वे जानते हैं कि किस तरह से इस विकट परिस्थिति में से किसी को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। हो सकता है वकीलों के साथ में उनकी मंत्रणाएं भी चल रही हो। इन सब पर मैं थोड़ा आगे चर्चा करूंगा, लेकिन चर्चा करना इस समय आज इस बात के लिए ज़रूरी हो जाता है कि राहुल गांधी, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वहाँ पर धारा 144 लागू की हुई है संभल में, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कहा है कि मैं तो संभल जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाहर के जितने भी जो लोग हैं उन पर वहाँ पर पाबंदी लगाई हुई है। संभल की स्थिति नियंत्रण में ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर तनाव के हालात बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी वहाँ जाने का ऐलान कर चुके हैं। और शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो कोशिश भी कर रहे होंगे और वहाँ पर कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पर धारा 144 लागू है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि मणिपुर में भी राहुल गांधी पिछले 2 साल में कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हालात नहीं सुधरे। तो फिर आखिर किस वजह से, किस मकसद से राहुल गांधी संभल में जाना चाहते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। और क्या उनके संभल में जाने से हालात सुधर जाएंगे, इस पर भी थोड़ा गौर करने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए, चिन्मय दास बांग्लादेश में जो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात को लेकर जिस तरह से वहाँ पर लगातार पिछले 2-3 महीने से अत्याचार हो रहे हैं, उनको लेकर इंग्लैंड में, अमेरिका में ज़रूर वहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए, हिंदुस्तान में 80% हिंदू रहते हैं, ना यहाँ की पब्लिक ठीक तरह से उनके हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रही है और ना ही संसद में ये मामला उठा रहे हैं। और कल आपने देखा होगा जिस तरह से लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मामला ज़रूर उठाया, रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में मामला उठाया, लेकिन बांग्लादेश में, जबकि बांग्लादेश कभी हिंदुस्तान का अंग हुआ करता था, वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं वो निश्चित रूप से वो हमारे ही साथी हैं, हमारे ही परिवार के उन्हें सदस्य कह सकते हैं। और उन्हें जिस तरह से पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि जो वहाँ के वकील हैं, कट्टरपंथी वकील हैं, उन्होंने भी साफ ऐलान किया है कि कोई चिन्मय दास का केस नहीं लड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से सरकार के संरक्षण में वहाँ का जो न्यायपालिका है, जो वकील हैं, वो भी पूरी तरह से कट्टरपंथियों के काबू में हैं। और या उन्हें ये कह सकते हैं कि सरकार भी वहाँ पर एक तरीके से कट्टरपंथी रवैया अपनाए हुए है। इस तरह का रवैया तो पाकिस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी इस तरह का रवैया नहीं है। वहाँ भी हिंदू खतरे में ज़रूर हैं, लेकिन अभी कुछ महीनों में जिस तरह से बांग्लादेश में स्थिति पैदा हुई है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के लिए चिंता का विषय है। और इसमें यहाँ के हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को एक होकर बांग्लादेश पर प्रेशर बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। हालांकि मोदी सरकार बराबर कांटेक्ट कर रही है, बराबर दबाव जरूर बना रही है, लेकिन और जो तमाम विपक्षी दल है, जो एक संप्रदाय विशेष के लिए अगर हल्की से भी कुछ उन्हें ये ऐसा लगता है कि इनके साथ में गड़बड़ी हुई है, तो वो फटाफट या तो संसद में बोलेंगे या मीडिया में बयानबाजी करेंगे या फिर
आपने देखा होगा कि राहुल गांधी संभल जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे राजनीतिक दल हिंदुस्तान के, ये भी एक चिंता का विषय है। खैर, इस पर मैं एक दो रोज़ में फिर से आपसे चर्चा करूंगा। आज जो महत्वपूर्ण विषय यही है कि नरेश मीणा को लेकर राजस्थान सरकार ने जो संभागीय आयुक्त से जांच करवाने का निर्णय लिया था, तो कम से कम ये स्थिति तो स्पष्ट करनी चाहिए कि संभागीय आयुक्त ने क्या जांच शुरू कर दी है, जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, संभागीय आयुक्त कितने दिनों में जांच पेश करेंगे। ये एक टाइम तो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज्वलंत है। भले ही नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो अभी शांत हो गए हों, लेकिन इस मुद्दे पर वो निगाहें जरूर टिकाए हुए हैं। इसलिए संभागीय आयुक्त की जांच का निर्णय करके आपने मामले को थोड़ा शांत तो कर दिया, और संभागीय आयुक्त की अगर जांच होगी तो वो कितनी सार्थकता से होगी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जैसे सचिन पायलट ने कहा है कि आप अधिकारी के जो जिस तरह से इस पूरे मामले में अधिकारियों की लापरवाही और दोषी भी सामने आ रही है, जिस तरह से वहाँ पर समरावता गांव के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक तरीके से आरोप लगा रही हैं एसडीएम अमित चौधरी पर कि उन्होंने जबरन मतदान करवाया, तो आप जबरन मतदान नहीं करवा सकते। ऑन ड्यूटी आप सिर्फ मतदान के प्रचार प्रसार के लिए आप अधिक से अधिक मतदान कीजिए, ये इस तरह से ज़रूर चुनाव आयोग का काम होता है। लेकिन किसी से जबरन मतदान करवाना ये भी एक संविधान और नियमों के खिलाफ होता है। लेकिन अमित चौधरी के खिलाफ इस तरह का कोई मामला अभी तक शायद दर्ज नहीं हुआ है, और इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई भी शायद अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि संभागीय आयुक्त की जांच होगी, उसमें सारे मामले तथ्य सामने आएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन लोग बार बार यही कह रहे हैं कि नरेश मीणा पर तो सब दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन जो अमित चौधरी है उनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो ठीक नहीं रहा है। जहाँ जहाँ पोस्टेड रहे हैं, विवादित रहे हैं अपनी कारगुजारियों को लेकर, तो थोड़ा उसके विषय में भी मीडिया को प्रकाश डालना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित चौधरी एसडीएम थे, और जिस बूथ के वो पूरी तरह से इंचार्ज थे, और उस पर ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारना कानूनी अपराध है, और शायद इसीलिए नरेश मीणा जेल में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रहलाद गुंजल जो काफ़ी लंबे समय से चुप्पी साधे हुए थे इस मामले में, नरेश मीणा जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनका कोई मूवमेंट नहीं था। जैसा कि वो कहते हैं कि अगर मैं उस समय उनके चुनाव प्रचार में जाता तो लोग कहते हैं कि मैं ही ज़बरदस्ती उनको उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में वो बिल्कुल नए हैं, लोकसभा चुनावों से पहले आए हैं, और राजनीतिक गलियारों में भी इसी तरह की चर्चा होती है। प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को चुनाव लड़ने के लिए उकसाया, इसलिए वो उस समय भी पूरी तरह से शांत रहे, और जब समरावता का जो कांड हुआ उसके बाद में भी वो कई दिनों तक बिल्कुल शांत रहे। इस मामले में उन्होंने किसी भी तरह का ना तो कोई बयान दिया और ना ही एक तरीके से पूरी तरह से उन्होंने मौन साधे रखा। जबकि कांग्रेस पार्टी के जो, और चाहे वो दानिश अब्रार हो, इंदिरा मीना हो, ये जो तमाम जो नेता थे, सचिन पायलट थे, खुलकर सामने आ रहे थे, और नरेश मीणा ने जो गलती की उसको तो वो गलत बता ही रहे थे। लेकिन साथ साथ इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए, तो प्रशासन की जिस तरह की लापरवाही सामने आई, पुलिस की जिस तरह कि इसमें जो पूरा पुलिस का जो रवैया रहा, उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से प्रहलाद गुंजल पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं नरेश मीणा को जेल से रिहा करवाने के लिए। और जिस तरह से हालांकि जो नरेश मीणा के जो वकील हैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग तक भी पहुंचे हैं, और वहां भी एक तरीके से न्याय की गुहार की जा रही है नरेश मीणा के लिए। और अब प्रहलाद गुंजल की जो कि एक अच्छे वकील हैं, वकीलों से ज़रूर वो सलाह मशवरा कर रहे हैं किस तरह से नरेश मीणा को बाहर निकाला जाए, किस तरह से इस पूरे मामले में नरेश मीणा दोषी हैं, लेकिन नरेश मीणा के साथ साथ ये सिस्टम में जो कमियां रही, सिस्टम में जो लापरवाही रही, सिस्टम वहाँ पर तैनात अमित चौधरी के बारे में जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आरोप लगा रही हैं कि जबरन उन्हें वोट डलवाया गया, तो इससे नरेश मीणा में गुस्सा आ गया, उकसा गए। और इससे पहले भी वो बता रहे थे कि जो उनका चुनाव चिन्ह है नरेश मीणा का, वो उनका नाम और चुनाव चिन्ह साफ नहीं आ रहा था, इसकी भी उन्होंने शिकायत की थी। लेकिन उस शिकायत को भी वहाँ पर गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में हाथों हाथ जिस तरह से नरेश मीणा को पता चला कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से वहाँ पर जबरन वोट डलवाया जा रहा है, तो वो गुस्से में आ गए। तो ये इस तरह की जो स्थिति वहाँ पर बनी है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति नहीं बनती तो शायद
नरेश मीणा एसडीएम के थप्पड़ भी नहीं जड़ते। ये इस तरह के तर्क नरेश मीणा के वकीलों की ओर से भी दी जा रहे हैं, जो नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से भी दिए जा रहे हैं, और ये जो तर्क हैं इनमें कुछ कहीं ना कहीं सत्यता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रहलाद गुंजल जो एक खुद इस तरह के कई तरह के आंदोलनों को आगाज कर चुके हैं, वो जानते हैं कि विकट और कठिन परिस्थिति में इस तरह के मामलों में किस तरह से व्यक्ति को बचाया जा सकता है, किस तरह से निकाला जा सकता है। इसलिए नरेश मीणा के समर्थकों को भी कुछ थोड़ी हिम्मत बनी है कि प्रहलाद गुंजल आ गए हैं, हाड़ौती का शहर आ गया है, तो जेल में बंद जो टाइगर है वो ज़रूर जल्दी से जल्दी रिहा होगा। कानून के सामने कुछ ऐसे तर्क रखे जाएंगे जिनके आधार पर शायद मजिस्ट्रेट को थोड़ा निर्णय लेने में थोड़ी मदद मिले और नरेश मीणा की थोड़ी जल्दी रिहाई हो जाए। नमस्कार दोस्तों।